हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं एफएसटी का कंप्लीट डिस्कशन बच्चों। तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपको मालूम है हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों, ये मिशन सिंह सर का सपना है और ये सपना आपको अपने सपने साकार करने के लिए है और पूरी टीम न्यूलाइट तैयार है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बच्चों। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ज़रा इसको समझिए ध्यान से कि इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको राय देता हूं कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, है ना, उनको आप जैसे साइन जैसे यहाँ पे दिया है ना, साइन थीटा, साइन टी दिया है, तो साइन स्क्वायर टी भी देख लीजिए और साइन क्यूब टी भी देख लीजिए। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि साइन क्यूब टी और साइन स्क्वायर टी इनमें क्या ये एसएचएम शो करते हैं। किसी भी एसएचएम के लिए कोई भी हमारा दिया हुआ फंक्शन अगर एसएचएम शो कर रहा है y इक्वल टू, मान लीजिएगा कोई फंक्शन हमारा है, तो अगर हम dy बाई डी टी निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा ये आ जाता है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एसएचएम में जो एक्सेलरेशन है वो कि उसका मतलब वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट मतलब y, तो आपका y दिया है, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस y, मतलब डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो। मतलब कोई भी पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, यदि उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स मीन पोजीशन की तरफ रहेगा और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन। तो ये तो कंप्लीट मेथड है। मतलब हम आपको इसको कहें कौन सा एसएचएम नहीं शो करता है, ये तो करता ही है, सबको मालूम है, ये भी करता है, सबको मालूम है, ये भी करता है। इनमें साइन और कॉस दोनों फंक्शन है, दो एसएचएम मिलाई गई हैं, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो चेक करते हैं कि ये वाला हमारा एसएचएम, और आपको बताएं जैसे कि सारे बच्चे हैं कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को गलत करके सही करके अपना गलत पहचान लेते हैं। तो ये आइडिया सही है कि y इक्वल टू साइन एक्स साइन टी करेगा, एसएचएम शो करता है। y इक्वल टू कॉस टी भी एसएचएम शो करता है ना। भाई पूरा फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या इतना रहने दीजिए आप, एक ही वैल्यू सब में 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये एसएचएम कर रहा है शो, ये कर रहा है, इसमें 2 मिले हुए हैं और ये कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम है। लेकिन साइन क्यूब आपको थोड़ा झटका लग रहा है, यही आंसर मार के चले जाएंगे आप, आंसर तो सही हो जाएगा। लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा कि साइन क्यूब में क्या बात है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा वाला। बच्चों, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम अगर लगाएंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां साइन थीटा के फॉर्म में कर दिया है तो साइन 3x कर लो, 3t कर लो आप। साइन 3t कितना आ जाएगा, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। बेटा साइन क्यूब टी को ले आइए इधर, इसको ले जाइए उधर, तो 4 साइन क्यूब टी इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन क्यूब टी को फर्दर क्लैरिफाई कर दें तो ये आ जाएगा 3/4 साइन ऑफ टी। तो आपको मालूम है साइन टी 3/4 साइन टी, तो ये तो हमारा एसएचएम फंक्शन है ही, और माइनस का 1/4 साइन 3t। और आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो 3t है ओमेगा मतलब ओमेगा यहां पर कितना है, 3 टाइम्स है, और यहां पर ओमेगा कितना है बेटा, 1 है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 गुनी है। तो ये भी एसएचएम है और ये भी एसएचएम है। मतलब कहने का ये दोनों ही हमारे एसएचएम सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं है। अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी के होते तो हम मान लेते। इसका मतलब साइन क्यूब हमारा जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डू नॉट शो रिप्रेजेंट एसएचएम, मतलब कौन सा हमारा
एसएचएम नहीं रिप्रेजेंट करेगा। साइन क्यूब वाला फंक्शन सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रहा है, दोनों के दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसीलिए ये हमारा एसएचएम शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। भैया स्टेट फंक्शन ये है ना, और पाथ फंक्शन ये है, पाथ फंक्शन ये है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो सी और डी मतलब ये हमारे पाथ फंक्शन है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों सेकंड वाला। करेक्ट आंसर सेकंड वाले का मतलब कि ये हमारे दोनों हो जाएंगे पाथ फंक्शन, इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों हम लोग थर्ड नंबर पे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। बच्चों स्ट्रेन को हम इस तरह से लिखेंगे, एल ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेस जो होती है एफ अपॉन ए इंटू एल और अपॉन वाई कर देंगे और डेल्टा एल को इधर लाएंगे। मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा गया है। एफ अपॉन ए की वैल्यू है 500, एल की वैल्यू आपको दी गई है 5 मीटर और वाई की वैल्यू दी गई है 10 की पावर 9। बच्चों कैंसिल करना है, 5 देखो 25 हो गया, तो ये 12.5 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10 की पावर, देखिए बच्चों ये पावर 7 हो जाएगी और माइनस का 7 और इसको करेंगे तो 1.25 कोई ऑप्शन है और 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 6 मीटर। मीटर को हम लोग यहां -6 को हटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 माइक्रोमीटर। बच्चों यही है हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी इस बात को ध्यान रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक है हमारी स्ट्रेस और दूसरा हमारा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1.25 माइक्रोमीटर, तो 1.25 माइक्रोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, द वर्नियर कांस्टेंट इज 1/f ऑफ द मेन। बच्चा वर्नियर कांस्टेंट जो हमारा है यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू दी गई है 1/f ऑफ मेन स्केल डिवीजन। 1/f ऑफ मेन स्केल डिवीजन, जो भी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच द x डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो पहले आप एक काम कर लीजिएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। आप यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा और बेटा ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन और माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है आपके पास बच्चों 1 माइनस 1/f और मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो हमने आपको इससे ये निकाल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। याद रखिएगा आगे कह रहा है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के कितना है, मैच विद x डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब अगर हम n वर्नियर स्केल डिवीजन ले लें हम लोग तो n का मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिएगा, तो 1/f आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई n आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन। बच्चों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1/f, फॉर्मूला लगा दिया, और 1 n वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालने के लिए n का मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो दिया गया है, यही तो वैल्यू आपकी x की वैल्यू है, क्योंकि वो x टाइम्स कह रहा है तो इसी को हम मान लेंगे x है हमारा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/f और इसको कह देंगे n। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू आ रही है यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो कह रहा है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू x डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होगा, x की वैल्यू यही तो है। राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म यूसीएम के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को मालूम है कि v होता है हमारे यहां ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। पहली बात तो याद कर लीजिए, जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है वो हमारी ओमेगा क्रॉस आर। और बच्चों यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो ओमेगा क्रॉस अल्फा, ओमेगा क्रॉस वी, लीनियर एक्सेलरेशन ओमेगा क्रॉस वी। ठीक, तो अब वी की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास देख लीजिएगा यहां पर आ जाएगा ओमेगा क्रॉस, और वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो सेकंड वाला ऑप्शन तो दिखने लगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है और पहला वाला ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 5वें का चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, देखिए दिया है एनसीईआरटी में पेज नंबर 6.20 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं बच्चों, बाई कॉन्वेक्स लेंस, 6 नंबर क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस को बनाया गया है विद 2 थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं पहला वाला, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी सर? एफ बराबर होता है आर अपॉन म्यू माइनस 1। बताइए आर कितना है? 14 दिया गया है, और म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 28 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ रही है F1 पहले वाले की, और इसकी कितनी हो जाएगी दूसरे वाले की? F2 इक्वल टू, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा R अपॉन म्यू माइनस 1 कर देंगे हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, म्यू की वैल्यू बदल गई है, जल्दबाजी में ना लगाइएगा। R की वैल्यू 14 है और म्यू की वैल्यू 1.2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 0.2 बचेगा, ऊपर जाएगा 70 आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर। तो क्या लेंस पूरा बना लें हम लोग, कंबाइंड F निकाल लें? तो कंबाइंड जो हमारा कॉमन फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगी 1/F1 और 1/F2। तो ये आ जाएगा 1/F1 की वैल्यू कितनी है? प्लस का 20 और 8, और बेटा ये आ जाएगा 1/70। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास F की वैल्यू। कर लेते हैं सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा? 1/F 70 प्लस 28 98 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 70, है ना। अब बताइए 14 7 जा 14 2 जा और 7 7 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा F की वैल्यू 20 आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। F की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यानी कंबाइंड हमारा जो लेंस बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का तैयार हो गया। अब इसके सामने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फॉर दिस बाई कॉन्वेक्स लेंस, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस एट 40 सेंटीमीटर। तो बताइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो हमसे पूछ रहा है बताइए इमेज की वैल्यू कहां पर बनेगी। तो यार F की वैल्यू 20 आ रही है, तो कंबाइंड जो लेंस हमारा ये बना है इसका F कितना दिया है? 20, तो 2F कितना आ जाएगा? 40। तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्यों 1/V 1/U करके लगा रहे हैं? 40 पे 2F पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F पे इमेज बनेगी। पे लेंस अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो हमारी इमेज इधर बनेगी, बराबर साइज की बनेगी। ये 2F पर है और ये भी 2F पर आएगी, 40 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। सीधे सीधे 2F की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, F का डबल कर देंगे तो 2F हो जाएगा हमारा। तो 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इमेज कहां बनेगी? 40 सेंटीमीटर लेंस के पार होकर। ठीक है बच्चों, तो बिना हमने लेंस फॉर्मूला लगा के इसको हम लोगों ने समझ लिया, प्रॉपर्टी समझ ली और बढ़िया से कर भी लिया है। अच्छे से हम लोग आ जाते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए लेंस फॉर्मूला यहां पर दिया है 1/V, लेकिन हम लोगों ने उसको लगाया भी नहीं है, हम लोगों ने सीधे सीधे 2F निकाल दिया और हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों 7 नंबर पे। YDSE एक्सपेरिमेंट में द 2 स्लिट एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। तो दोनों की इंटेंसिटी अगर हम ले लें I0,
अगर ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो इंटेंसिटी ये है आई नॉट, यहां से भी आई नॉट और ये भी आई नॉट। तो कहने का मतलब है पर्दे पर मिड पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी आएगी, तो हमको मालूम है मिड पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है 4I नॉट। कब आती है, जब ये कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस में मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट होती। और अगर ये इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर वही वेवलेंथ और वही एम्पलीट्यूड के यही सोर्स इनकोहेरेंट हो जाए, तो अगर ये कोहेरेंट के लिए आ गया और अगर इनकोहेरेंट हो जाएंगे, तो इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सीधे सीधे कोहेरेंट सोर्सेस के लिए लगेगा 4I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 वाला फॉर्मूला है। कोहेरेंट सोर्सेस के लिए लगेगा I1 प्लस I2 याद करिए, और 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। लेकिन इन कोहेरेंट सोर्सेस के लिए सीधे सीधे आप ऐड कर देंगे I नॉट प्लस I नॉट। कितनी हो जाएगी बताइए, 2I नॉट। ये कितनी है, 4I नॉट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले केस में इंटेंसिटी कितनी आ रही है और दूसरे केस में इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो अगर हम I1 ले लेंगे और I2 ले लेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ये आ रही है और इन कोहेरेंट के लिए केवल ऐड कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। जितने भी कोहेरेंट सोर्सेस होंगे हमारे इन कोहेरेंट होंगे, और जितने भी कोहेरेंट होंगे उनमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, 4I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक, तो मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन पर अगर हमें निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन पर निकालना है, तो मैक्सिमा के लिए निकालना है, तो आपका यही रेशियो आ रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 2:1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 2:1। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 8 पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले तो जो डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम में कैपेसिटर को हमने इधर कनेक्ट नहीं किया है। देखिए क्या कहा है, व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू, नहीं यहां पर ये चीज हमें दिखाई नहीं गई है। आपको जो ऑफ पेपर मिलेगा ना, है ना, उसमें ये बोला जाएगा कि पहले हमने चार्ज किया है, ठीक, उसके बाद हमने दूसरी वाली पोजीशन पे ले गए। समझिए बात को, पहले हमने इससे चार्ज किया, ठीक, उसके बाद हम इसको दूसरे वाले पे ले गए। फिर से देखिएगा, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज एज शोन इन द फिगर डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू द पोजीशन 2 द परसेंटेज स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। तो पहले हमने यहां से चार्ज किया, तो हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ CV²। C की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा हाफ 2 माइक्रो ही रहने दीजिए, पूरे में माइक्रोफैरेड लेने दीजिए, तो 2 और V² कर देंगे, तो बच्चे ये आ जाएगा V²। 2 कैंसिल हो गया। ये इनिशियल हमारी एनर्जी स्टोर्ड आ रही है। जब हम इसको बेटा कनेक्ट करेंगे 2 से, तो यहां का चार्ज और यहां का चार्ज है ना, इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास C1V1 और प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा C1V1 2 इंटू V प्लस C2 8 इंटू 0, क्योंकि यहां कनेक्ट था नहीं पहले, और अपॉन 2 प्लस C1 C2 8, कितना आ जाएगा हमारे पास 10, और कितना आ जाएगा 0.2, यानी कि ये वैल्यू आ रही है हमारे पास V/5, और ये आ रहा है कॉमन पोटेंशियल आ रहा है। अब कॉमन पोटेंशियल से निकालेंगे फाइनल एनर्जी कितनी है, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी हाफ CV² कॉमन का। ठीक, तो फाइनल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो हाफ CV² निकालेंगे बच्चों। अब क्या करना है, तो फाइनल CV मतलब दोनों को, अब जैसे जोड़ देंगे दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, तो ये और ये पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में आ जाएगा C नेट बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 + 8, यानी कि ये C नेट आ जाएगा हमारे पास 2 + 8 1/2 10 आ जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास V/5 का स्क्वायर। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नीचे 25 आएगा, ऊपर 5 आएगा, 2 पंजे, इसका मतलब आ जाएगा V²/5। आपको पता है कोई भी चीज 1/5 हो जाए, जैसे हम 100 रुपए से शुरू करते हैं और 100 से हमारे पास 20 रुपए बचे, बताइए कितने % हमारा कम हो गया है रुपया, 80%।
और कितना हो गया है इसका 1/5। तो ऐसे निकालिए, दिमाग ना लगाइए, जितनी एनर्जी पहले थी उसका 1/5 एनर्जी हो गई, 1/5 ऑफ एनर्जी हो गई, 1/5। तो कोई भी चीज 1/5 बचती है, इसका मतलब 20% बचती है, तो 80% हमारी डिसिपेट हो जाती है। तो एनर्जी डिसिपेटेड पूछ रहा है, 80% इसका आंसर हमारा माना जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? ठीक, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, VERMS की वैल्यू होती है E0/√2, है ना। और मैक्सिमम निकालेंगे, E0 की पीक वैल्यू निकालेंगे तो ERMS और √2 आ जाएगा। और ERMS की क्या वैल्यू है? 6/√2 आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बेटा पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम लोग को मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम बात करेंगे तो E/B का फॉर्मूला है ना। तो जैसे आप निकालते हैं E/B, तो वैसे ही हम लोग मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए E0/B0, तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू E0 डिवाइडेड बाई C। और E0 की क्या वैल्यू है? 6/√, अपॉन हो जाएगा C की वैल्यू कितनी है? 10⁸ बच्चों, 3 दूना 6, तो 2/√2, 10 आ जाएगा -8, यानी कि 1.41। तो ये आ जाएगा 2.83, 10⁻⁻, इसका मतलब आ जाएगा 2.83 और 10⁻⁻8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁻8 आ रहा है। और भाई साहब ये भी ऑप्शन वही है और ऑप्शन हमारा ये भी वही है, लेकिन ओरिजिनल पेपर में हमारा ऑप्शन ये वाला माना जाएगा। ओरिजिनल पेपर में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है। मेरे ऑप्शन में मतलब मैंने यहाँ पर लगाया है, ओरिजिनल पेपर में यहाँ पर ऑप्शन कोई और है ना। कितना दिया है? 0.70। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा? पहला। ठीक, इस स्लाइड में दूसरा ऑप्शन गलत है, लेकिन ओरिजिनल पेपर जो आपका है उसमें दूसरा ऑप्शन दूसरा दिया है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 नंबर पे। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको समझना है रेले लॉ आता है। स्कैटरिंग का क्वेश्चन है, व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल। तो जब हम सनलाइट को एयर मॉलिक्यूल से स्कैटर कराते हैं बच्चों ना, तो वो आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है, लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, ये वाला कंप्लीटली पोलराइज है क्योंकि वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे गिरने वाली है। इसका मतलब ये जो हमारा रेले लॉ है, तो ये स्कैटरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने वाला है, एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़िए अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा 11 पे। 11 में कह रहा है, ये हमारा ब्रूस्टर लॉ है। देखिए क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मटेरियल इज 60 डिग्री। और अगर हमें कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मटेरियल का 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी कंप्लीटली पोलराइज हो रही है। इसका मतलब मालूम है क्या कह रहा है? म्यू की वैल्यू 10 IP करके निकाल देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1060 और √3 आ जाएगा। और म्यू की जगह पे आ जाएगा हमारे पास C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड मीडियम, और ये आ जाएगा √3। तो v निकालना है तो C/√3 आएगा। बच्चों 3 × 10⁻⁸ आ जाएगी 8 और नीचे √3, इससे डिवाइड कर देंगे, √3 × 10⁻⁸ आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो राइट आंसर आएगा बच्चों इसका √3 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 3rd। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है, बी वेक्टर दिया है 3I 4J प्लस का 5K। अ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर इज प्लेस अलोंग Y एक्सिस, यानी L वेक्टर हो जाएगा 0I, Y एक्सिस के अलोंग रखा गया है 5J 0K। देखिए हम लेंथ वेक्टर कैसे बना रहे हैं। ठीक,
फिर अब लिखा है अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन कांस्टेंट स्पीड, इसको मूव किया जा रहा है रॉड को अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आप अलोंग वाई एक्सिस रखे हुए हैं, मतलब इस कंडीशन पे आ रहे हैं, आप इसको इस तरह से रखे हुए हैं बेटा, आपकी जो रॉड है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और इसको हम मोशन कैसे ला रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। रॉड रखी तो वाई एक्सिस के अलोंग है, लेकिन मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स के अलोंग, ठीक, और वेलोसिटी दे रखी है एक्स के अलोंग कितनी, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा हमारा 1i, एक्स है ना 1i 0j और प्लस 0k, सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ दी जा रही है रॉड की, ठीक, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा पूरा 3D में है, और बेटा आपका जो एल लेंथ वेक्टर है वो हमने दे लिया वाई की तरफ। अब आपको निकालना क्या है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों निकालनी है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आती है, इंड्यूस ईएमएफ आता है V क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ठीक, तो VBL होता है ना, तो अब यहां से साइन थीटा आ जाता है, तो हम लोग यहां से अगर निकालें V क्रॉस B अगर कोने में निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास I J K, और मेरे बच्चों V का वेक्टर क्या है 1 0 0, और बेटा B का वेक्टर क्या है B हमारा है, हमारा B दिया गया बेटा, और वो दिया गया है 3, और दिया गया कितना बेटा 4, और कितना दिया गया 5। अब हमसे क्या कह रहा है, निकालना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक, तो आपके पास आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, 0i आ जाएगा, और जब यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा आपके पास आ जाएगा 5j, और फिर बेटा आपके पास आ जाएगा 4, है ना, प्लस का 4k, आइए ये वैल्यू हमारी आ गई। अब आपको इसके साथ क्या करना है, डॉट निकालना है, माइनस का 5i प्लस का 4j, इस वेक्टर का डॉट L वेक्टर से निकालेंगे तो 5j, तो बताइए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो J डॉट J1 हो जाएगा, माइनस का 25 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 25 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है। आसान तरीका है, वेक्टर मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक, उम्मीद है आराम से कर लिया है, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए BVL दिया है ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर। ट्रांसफॉर्मर एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज कितना है 220, तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, करंट कितनी है इनपुट आपकी 5 है ना, करंट हमारी 5, तो ये आ जाएगी हमारे पास, करंट आ जाएगी इनपुट 5, तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, पावर इन आउटपुट, पावर इनपुट इंटू 100, आउटपुट वोल्टेज कितना है केवल 11 वोल्ट, तो 11 वोल्ट, आउटपुट करंट कितनी है 90 VI, पावर VI, और इनपुट पावर कितनी आ जाएगी VI करेंगे 5 इंटू 100 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करिए, ये देखिए 0 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 आ गया, और बेटा आपके पास आ जाएगा 10, और ये कैंसिल हो गया, 90% आपकी पावर आ रही है, 90% एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की है। पावर आउटपुट पावर इनपुट इंटू 100 कर देंगे, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर। अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज स्क्वायर प्लेट ऑफ कॉपर। बच्चों लार्ज स्क्वायर प्लेट ऑफ कॉपर जो हमारा है ना, तो इस कॉपर के ऊपर हमने यहां पर जो चार्ज लिया है मेरे बच्चों, यहां से मिड से कितना जस्ट ऊपर पास में, तो कह रहा है कितना चार्ज है इसके पास Q, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, कॉपर प्लेट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द
प्लेट, यानी कि जिसके जस्ट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होता है ना फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ये हमारा प्लेट किस मटेरियल की बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला, और कह रहे हैं कॉपर प्लेट को अगर हम रिप्लेस कर दें बाई प्लास्टिक प्लेट, सब कुछ वही है लेकिन चार्ज भी वही है, लेकिन आपने क्या कर दिया, प्लास्टिक प्लेट से कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसे रहेगा, 10 का 10 आंसर आएगा, हमारा फील्ड बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और बेटा 10 का 10 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्लास्टिक प्लेट रखने से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फॉर्मूला देख सकते हैं आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं, आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर पे। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और Q में, है ना। तो हमें निकालना क्या है, Q और P में निकालना है ना। तो आपको एक्चुअली फाइंड करना है P और Q में। एक बात बता दें आपको, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा होगा, है ना। तो हम लोग VP माइनस VQ निकालते हैं, ये निकालना है। अच्छा बेटा, जब अलोंग y एक्सिस निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो लिया है ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे बना लो भाई, ये वाला कितना डिग्री एंगल है भाई हमारा, ये है हमारा, एक ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो अगर ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 है, तो ये आ जाएगा E साइन 45 और ये आ जाएगा E कॉस 45। जब इसके अलोंग निकालेंगे तो ई कॉस ले लेंगे। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू डी। हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हमने निकाला VO माइनस VQ बराबर ई साइन 45 मल्टीप्लाइड बाई OQ। बताइए ई कितना है, 100 दिया है, 1/√2 आ गया और ये आ जाएगा 4 OQ की वैल्यू, और ये आ जाएगा VO माइनस VQ, इक्वेशन नंबर। सिमिलरली VO माइनस VP निकालिए, ये आ जाएगा हमारे पास E कॉस थीटा इंटू PQ या OP, ये OP है, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा E की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 100, कॉस की वैल्यू 1/√2 और ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर। देखो दूसरी इक्वेशन देखो और पहली और दूसरी इक्वेशन देखिए, दोनों को अगर माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा VP माइनस का VQ, और बेटा ये कितना आ जाएगा 100 1/√2, 100 1/√2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/√2 कॉमन, और ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो 4 - 2 आ जाएगा। बेटा हमारे पास आ जाएगा 200/√2 वैल्यू आ रही है, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक काम करते हैं, 200/√2 वैल्यू आ रही तो VP माइनस VQ आ जाएगा 2 × 100/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 है ना, तो 100/√2 बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, अगले FST में। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, द de Broglie wavelength ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस लैम्डा, व्हाट विल बी वेवलेंथ एट 9 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√T होता है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा 1/λ2 √T2/T1। तो ये λ1 तो लैम्डा हो गया, λ2 निकालना है, और टेम्परेचर ये हो जाएगा 9 to 7 प्लस 273/27 प्लस 273, ये हो जाएगा 9 2 11 12 1200, और
और ये 300 हो जाएगा, 0 0 4 आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा बाई 2, हाफ ऑफ वेवलेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर, कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ही है। एनर्जी नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, 3 रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13.6 बाई 3 स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर होता है, तो 13.6 बाई 9 आ जाएगा। 1 9 1 9 और 5 9 4 13 9 पन्ना पे 1.51 लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल जाएगा। तो इससे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है, ये देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 317 पे है। नेक्स्ट है पिक आउट द अनमैच्ड पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। कौन सा अनमैच है, रिएक्टर का है, मॉडरेटर हैवी वाटर होता है, सही है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है 235 यूरेनियम, सेफ्टी रॉड कार्बन की नहीं होती, बस यही अनमैच है, यही सही है। सेफ्टी रॉड जो होती है कैडमियम या बोरॉन की होती है, तो कार्बन ना होकर के होता है कैडमियम और बोरॉन, इसकी बनी होती है, यही न्यूट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पैरेलल टू ई, इट विल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, प्रोटॉन प्रोजेक्ट किया गया पैरेलल टू ई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया यानी कि इधर वेलोसिटी से फेंक दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी। देखो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोटॉन जा रहा है तो कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, और ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इधर ही लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी यानी कि एक्सीलरेट कर जाएगा। तो कौन सा है, कांस्टेंट वेलोसिटी गो ऑन मूविंग सेम डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाएगा। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट्स इन सेम डायरेक्शन सोन फिगर। कंडक्टर ए कैरीज करंट 150 एम्पियर एंड हेल्ड फर्मली इन पोजीशन। कंडक्टर बी कैरीज करंट IB and allowed to slide freely up and down parallel to a between set of non-conducting guides. If the mass per unit length of conductor B 0.1 gram per centimeter, what value of current I will result equilibrium when the distance between the two conductors 2.5। ये देखो बच्चों क्वेश्चन सिंपल सा है, ये दो पैरेलल कंडक्टर है, इनके बीच की ये डिस्टेंस गिवन है, ये R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। यूनिट लेंथ का मास कितना दे रहा है 0.1 ग्राम को चेंज कर लो -3 किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2 तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मास हो गया। और कंडक्टर ए में जो करंट फ्लो कर रही है 150 है, 150 एम्पियर है, तो हमें ये निकालना है दूसरे कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो करे कि दोनों इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें ये सेम डायरेक्शन में होने पर इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स इसको इधर खींचेगा और ये रॉड नीचे ना जाए, यानी कि ये फोर्स इस वेट को बैलेंस करेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा mg, और फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है μ0/2 पाई I1 I2 बाई R इज इक्वल टू mg। बच्चों वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा μ0/2 पाई हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 हो गया। I1 तुम्हारा है 150 एम्पियर और I2 निकालना है, और R है 2.5 सेंटीमीटर -2 कर दो मीटर। मास है ये हो जाएगा तुम्हारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 आ जाएगा। देखो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 0 इससे गए -1 -2 हो जाएगा, और G 10 हो जाएगा। अब इससे यहाँ पर सॉल्व करके बच्चों निकालो I2,
तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, ये सब इधर ले जाओ, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2.5 इधर ले जाओ, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर ये -1 हो जाएगा, ये 7 जाएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 इंटू 150 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 250/3 आ जाएगा, ये 250/3, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बच्चों हमें मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 कर रहा है मैग्नेटिक निडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री, टॉर्क नीडेड टू मेंटेन निडल दिस पोजीशन। W यूनिट वर्क किया जाता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, MB cos थीटा 60, MB cos 60 कितना हो जाएगा बाई 2, तो MB आ जाएगा 2W। अब कह रहा है कि टॉर्क कितना जरूरत है इसी पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए। W का वैसे तो देखो फार्मूला W का एक्चुअली में होता है, आएगा तो यही, लेकिन वैसे होता है पैरेलल से 1 माइनस cos 60 होता है, ठीक है। वो cos मतलब अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो वहां से 60 डिग्री रोटेट कराने पे होता है कितना, 1 माइनस cos 60, तो 1 माइनस cos 60 1/2 तो भी यही आएगा भाई थोड़ा सा, लेकिन फार्मूला करेक्ट होना चाहिए। अब इसमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क होता है MB sin थीटा sin 60 हो जाएगा, MB की वैल्यू 2W रख दो, sin 60 हो जाएगा √3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो टॉर्क हमें मिला √3W। √3W का मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों ये मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्कडन का फार्मूला वही एक ही होता है, उसी से ये यहाँ पर लिया गया है। कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन फिगर करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, लेकिन इसका डायग्राम उधर नहीं इधर दिया है, कोई बात नहीं। 4 ओम यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। सबसे पहले टोटल करंट निकालो, टोटल वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा देखो, 4 2 6 2 8, ये 8 और 8 पैरेलल में हो गए, 8 8 का 4 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, यानी कि रेजिस्टेंस भी 9, यानी कि 1 एम्पियर करंट आ गई। अब ये करंट यहां से 1 एम्पियर जब चलेगी यहां पर जाके डिवाइड होगी, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो आधी करंट इधर जाएगी 0.5 एम्पियर, आधी करंट इधर आ जाएगी 0.5 एम्पियर, यानी कि ये सीरीज में है भाई, इनका मिलाकर के ये 8 है ना, ये 8 है और ये भी 8 है, तो जो 1 एम्पियर करंट जाएगी तो 0.5 इसमें चली जाएगी, 0.5 इसमें, तो यानी कि जो 0.5 एम्पियर ये 4 ओम में फ्लो करेगी। आंसर सेकंड आ गया, सीधे सीधे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सर्किट शोन फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन AB के बीच में इफेक्टिव निकालना है, AB के बीच में। अब देखो बच्चों यहां पर ये एक्चुअली में क्या है कि AB के बीच में निकालना है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे ये जो पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पे है, तो सेम पोटेंशियल में ये रेजिस्टेंस तो बेकार हो गया क्योंकि कोई भी इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, और ये सेम पोटेंशियल पे यानी कि ये इस वायर को ऊपर से कनेक्शन हटा के इधर से ऐसे कनेक्ट करा दो, इसको ऐसे कनेक्ट करा दो, ऐसे ऐसे। जब सेम पोटेंशियल पे ये पॉइंट होता है तो उसकी करंट उधर जाएगी, इसकी करंट ऐसे आएगी, तो इस पॉइंट को थोड़ा नीचे कर दो। तो अब देखो जब ये करंट यहां जाएगी तो ये करंट ऐसे जाएगी, इसकी करंट ऐसे होके ऐसे जाएगी, ये करंट ऐसे जाएगी और ये करंट ऐसे जाएगी, तो ये ऊपर वाले 4 हो जाएंगे 4R, ये वाले हो जाएंगे 2R, ये वाला हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा यहां से यहां 4R, और ये सिर्फ फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में आ जाएगा 1/4R प्लस 1/2R प्लस ये वाला 1/2R और नीचे वाला 1/4R, 1/4R 1/2/4R और प्लस ये 2/2R, ये आ जाएगा 1/2R प्लस 1/R 3/2R 1/RP।
तो इससे पैरेलल में आरपी बच्चों आया 2r/3। 2r/3 का मतलब कौन सा आ गया? फोर्थ ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस 48 वोल्ट एज शोन फिगर। तो एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो बच्चों, इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहां से करंट जाएगी तो ये तीनों पैरेलल में हो गए। इन तीनों का पैरेलल में निकालो, कितना आएगा? 10 आएगा। और ये 24 और 8 आपस में पैरेलल में हो गए, तो इसका निकालेंगे 8 24 बटे 8 4 12 32, 8 चौक 32, 4 से 6 आ गया। इसका 6 आ गया। अब इसको डायग्राम को बनाओ ऐसे, एक्स पॉइंट ले लो, 3 ओम लगा दो, और ये अब ये तीनों का रिजल्टेंट 10 है, तो वो 3 के सीरीज में हो जाएगा। ये 10 हो गया, 10 ओम। फिर 10 के साथ ये भी 6 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये 6 सीरीज में कर दो। लास्ट में ये वाला 1 हो गया, ये भी सीरीज में लगा दो, ये 1 सीरीज में लगा दो, और ये वाला तुम्हारा पॉइंट y हो गया, और एक्स वाई के बीच में यही वाला टोटल पोटेंशियल हमें निकालना है। अब देखो 8 ओम यानी कि 8 और 24 के बीच में 48 है, यानी कि ये 48 इन दोनों में बराबर होगा। तो यहां पर वोल्टेज कितना है? 6 ओम के बीच में वोल्टेज है ये वाला 48 वोल्ट। अब हमें इसमें टोटल निकालना है वोल्टेज। तो कैसे टोटल वोल्टेज हम निकाल सकते हैं? देखो, हम लोग को फंडा मालूम है कि यहां पे सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, तो V प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अब ये जो 48 वोल्टेज है टोटल, ये वोल्टेज है ना, इसका वोल्टेज ये कितना होगा? किसके बराबर आएगा? 6 अपॉन सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, तो 6 1 7 3 10 और 10 20, ठीक। और टोटल वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दो। ये रूल होता है ना, हम लोगों ने रूल पढ़ा है काफी, कि जैसे इसमें वोल्टेज निकालना है तो 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज, और इसका वोल्टेज 48 है, तो 48 इज इक्वल टू 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया 20, और इंटू टोटल वोल्टेज हो गया, ये कितना आ गया? 6 8 48 और 8 इंटू 2 160 हो गया। ये 160 वोल्ट आ गया। ये पहला ऑप्शन इसमें बच्चों मैच कर रहा है। इसके बाद आ रहा है इन फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ये -10 है, ये -2 है, तो इस पर माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। इसमें भी निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिवर्स बायस। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से करंट जो है फ्लो नहीं करेगी, तो करंट यहां से हो करके ऐसे चली जाएगी, करंट तो वहां जाएगी नहीं। तो 8 2 10 और 6 16 हो गई ये सीरीज में। बस आंसर आ गया। ए बी के बीच में 8 + 2 + 6 16 एम्पियर करंट आ जाए, 16 ओम आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका 16 ओम आ गया बच्चों। नेक्स्ट है फॉर ए लॉजिक गेट ए बी इनपुट एंड सी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म लॉजिक गेट। ये तो गेट बताना कौन सा गेट है भैया? यहाँ पे इनपुट प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें मिल गया, है ना। एब्सेंट है नहीं मिला, प्रेजेंट है मिल गया। तो किस में होता है? एंड में होता है। तो इसका आंसर हमें एंड गेट ही मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट A thin rod 5 centimeter length is kept along the axis of concave mirror focal length such that its image is real and magnified and one end touch the rod। एक एंड रॉड पे इसका टच कर रहा है। मान लो ये ए बी रॉड है ना, और बी एंड टच कर रहा है, तो टच करने पर जो इमेज मिलता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए यहां पर हमारा ए पॉइंट का इमेज मिल जाएगा कितना? यू ए 2f 2 × 10 ये 20 मिल जाएगा। अगर हम ए बी कोई भी रॉड ले लें तो यू ए 20 मिल जाएगा। तो इससे यू बी कितना आ जाएगा? 20, और यहां पे लेंथ कितनी है? 5 है, तो -5 कर दो तो 15 हो जाएगा। लेकिन हम लोग u की b की वैल्यू 15 यूज करेंगे माइनस में। अब vb निकाल लो, तो यहां पर vb जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/v + 1/u = 1/8।
एफ 1/VB कितना आ जाएगा, UA की वैल्यू -1/15 रख दो, -1/10 रख दो, इससे VB निकालो, तुम्हारा आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 आ जाएगी। तो इमेज की लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ इमेज की, ये 30 मैग्नीट्यूड लेके 30 VB है और UB कितना था यहाँ पे 20 था, -20 कर दो, तो इमेज लेंथ की आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बच्चों क्या हो जाएगा, V/U हो जाता है। V/U का मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, आंसर नंबर 2 मैच कर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, ये फार्मूला इससे यूज हुआ है, हम लोगों ने किया क्वेश्चन। नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/ε0 E²। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों हमें मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। ये E²R है, R करो, तुम लोग के पेपर में यही होगा। तो इसमें H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, R डिस्टेंस है, और ये हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो अब जरा ध्यान दो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट अगर हम करें तो मिल जाएगा। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे या तो सबकी डायमेंशन लिख दो, या तो ऐसे कर सकते हैं जैसे F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, Q²/R। अब जैसे यहाँ पे E²R चाहिए तो R का ऊपर E²/R² होता है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा, देखो E²R/ε0, E²R/ε0, 4π तो बेकार है, F इंटू ये R³ आ गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/ε0 E²R/HC, है ना। E²R/ε0 की जगह FR³ लिख दो, और H प्लैंक कांस्टेंट C लिख दो। F डायमेंशन क्या होता है, MLT -2, MLT -2। R का क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। H प्लैंक कांस्टेंट है, E = h न्यू होता है, H = E/न्यू हो जाएगा। E एनर्जी है, ml2 T -2, और ये T -1 नीचे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T -1 यानी कि आएगा ml2 T -1, और C का हो जाएगा LT -1। ठीक है, T -1 T -1 कैंसिल हो गया, M कैंसिल हो गया, और इसमें क्या आया, अब देखो ऑप्शन क्या आंसर आएगा, E²R E²R3 एनर्जी के लिए हो जाएगा ml2, तो L³ यहां से ये कैंसिल हो गया, L बचा केवल, और कुछ है ही नहीं, L बचा। L किस में है, देखो L किस में है, L के लिए कौन सा ऑप्शन गिवन है, L देखो यहाँ पे 0 0 ये है, फोर्थ ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कह रहा है अब ए बॉडी प्रोजेक्टेड एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक क्वेश्चन है, एक ये पार्टिकल है, ये ऐसे फेंका गया, ये ऐसे फेंका गया, तो यहां पर क्या हुआ, एंगल 60 हो गया, स्पीड कितनी है इसकी 40, और परपेंडिकुलर हो जाए तब बताना है, इसको आगे बढ़ा दो। अब मान लो इस पॉइंट पे ये हो गई वेलोसिटी, देखो परपेंडिकुलर यानी कि 90, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 - थीटा, तो ये थीटा आ गया, 90 - थीटा, देखो ऐसे करो, ये थीटा हो गया मान लो, और परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी की चाहिए, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, 90 हो गया, 90 थीटा, ये 90 - थीटा, और ये 90 तो थीटा आ गया। अब वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट करो तो नीचे आएगा v cos थीटा,
और इधर आएगा v sin थीटा। इधर u का कंपोनेंट इधर हो जाएगा u cos थीटा और इधर हो जाएगा u sin थीटा। अब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर होती है, तो u cos थीटा यानी कि 60 इज इक्वल टू, या ऐसे कर दो ना, u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। v निकालना है तो v बराबर आ जाएगा u cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot थीटा। तो u हो गया तुम्हारा 40, cot थीटा हो गया 60, cot 60 tan 60 क्या होता है √3, तो 1/√3 हो जाएगा, तो 40/√3 आ जाएगा। यानी कि इसका बच्चों सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, टाइम डिपेंडेंट फोर्स kt स्क्वायर अप्लाइड ऑन ब्लॉक, हियर k पॉजिटिव कांस्टेंट, देन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, पैराबोला होगा। बेस्ट रिप्रेजेंट में ये बोला जा रहा है, तो पैराबोला का मतलब ये पैराबोला तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर से होकर ऐसे जाता है, तो यही ग्राफ आएगा, ये एकदम सीधा नहीं जाएगा। अब ज़्यादा हम एक्यूरेट देखेंगे तो सेकंड ही आंसर हम लोगों को यहाँ पर बच्चों मैच करे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक पार्टिकल का मास m है और वो उसकी वेलोसिटी दी गई है v√x, v इक्वल टू a√x, और t टाइम में वर्क निकालना है। तो हम लोग वर्क डन इन t टाइम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से। तो हाफ m वेलोसिटी एट t का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट 0 का स्क्वायर। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो ये वाला टर्म 0 है, तो कुल मिला के मुझे वेलोसिटी एट टी टाइम के स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। तो v बराबर दिया है a√x, तो ये वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, हमें हाफ mv स्क्वायर ही पता करना है। तो v स्क्वायर बराबर है a²x, तो 2v dv/dt इज इक्वल टू a² dx/dt। तो dx/dt ये मेरे पास v होती है, तो dv बराबर मेरे पास हो जाएगा a² by 2 इंटू dt। तो इंटीग्रेट करो तो v बराबर a² बाई 2t आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये तो कांस्टेंट 0 ही रहेगा। तो अब हम लोग लिख देंगे हाफ m, और बेटा v की जगह लिख देंगे a/2 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a²। ये a² था, ये a² था, तो यहाँ भी a² है, तो m a⁴ t² अपॉन 8। जो सॉल्यूशन मैं लिए हुए हूँ, आप लोग कहते हैं सॉल्यूशन लिए रहते हैं, तो मैं सॉल्यूशन लिए रहता हूँ। इसका तरीका थोड़ा सा लंबा है सॉल्यूशन का। उन्होंने इसको dx/dt लिख करके x निकाला है, फिर डिफरेंशिएट करके v निकाला है। मुझे v² चाहिए, मैंने डायरेक्ट इसको निकाल दिया है v को। ये तरीका भी देखिए, जो सॉल्यूशन में दिया है वो भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 32, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम होती है।
तो अगर ये 10% बढ़ जाएगा तो ये 21% बढ़ जाएगा। कैसे? शुरुआत में दोनों को 100 मान लीजिए, और ये 10% बढ़ गया तो 110 हो जाएगा, और मान लो ये x% बढ़ गया तो ये 100 + x हो जाएगा, और यहाँ से x को निकालेंगे तो 21% आ जाएगा। बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और रिंग वाला क्वेश्चन है ये रिंग है, इसकी रेडियस r है, ये पॉइंट एक है A, यहाँ पे डिस्टेंस इसकी 2r है, और यहाँ पे रिलीज है यानी यहाँ वेलोसिटी 0 है, और दूसरा पॉइंट B जिसकी डिस्टेंस सेंटर से r है, यहाँ वेलोसिटी v पता करनी है। एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाए? पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, रिंग के कारण यहाँ पोटेंशियल -gm/√r² + r², तो ये √2r² प्लस वेलोसिटी पता करनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उस जगह के पोटेंशियल को पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये 12mv² ये निकालना है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -gm m/√, इस बार r² रेडियस और 2r का होल स्क्वायर यानी ये 5r² आ जाएगा। बस इससे v की वैल्यू निकालनी है, निकल आएगी, बहुत ही आराम से निकल आएगी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। पहली बात तो m सब जगह से काट दो, v² बराबर है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा gm/r√2 और माइनस gm/r√5, ये v²/2 था तो यहाँ दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v बराबर कितना हुआ? टू gm/r (1/√2 - 1/√5). √2 भी कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ √2 बचेगा, ये पूरे का अंडर रूट है, √2 gm/r और 1 माइनस √2/√5। तो ये मेरे पास फर्स्ट वाला आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पाइप है, आप पाइप की फ्रीक्वेंसी निकालना जानते हैं। ये मेरे पास कौन सा हार्मोनिक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4v/2l, क्योंकि ओपन आर्गन पाइप है। ये कौन सा हार्मोनिक है? पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां। 7v/4l, क्योंकि ये क्लोज आर्गन पाइप है। ये कौन सा है? तीसरा है, 3v/2l। और ये मेरे पास तीसरा हार्मोनिक है, लेकिन ये 5 हो जाएगा, पांचवा हार्मोनिक है, v/4l। ये रेशियो निकाल लीजिए, और v/2l कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 is 7, 6:5 ये रेशियो आ जाएगा। थर्ड वाला खाली जो आप जानते थे उसी को ब्रशअप किया जा रहा है। चलिए इसमें देखिए, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ का फ्रिक्शन 10 न्यूटन होगा,
क्यों? 0.5 इंटू 20G, और यहाँ का फ्रिक्शन 15 न्यूटन होगा, क्यों? 0.5 इंटू ये 2G था और ये 3G है। तो पूरा FBD एक बनाइए पहले दोनों ब्लॉक के लिए। तो 60 माइनस 15 सिस्टम इधर चलेगा और दोनों ही फ्रिक्शन यानी 10 न्यूटन का इधर 15 न्यूटन का इधर, इसको अपोज करेंगे। टोटल मास सिस्टम का 5 है, तो 60 माइनस 15 तो 15 पीस 10 30 10 40 में से 20 गया, 20/5 यानी एक्सेलेरेशन 4 आया। अब यहाँ का रिएक्शन T मान लिया तो इसके लिए FBD बनाया। तो 60 माइनस T माइनस फ्रिक्शन 15 बराबर 3 इंटू 4, तो 60 माइनस 15 माइनस 12 बराबर T आ गया, T बराबर 33 न्यूटन आ जाएगा। ये आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 36। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है, हाफ m और r है 0.2 सेंटीमीटर, ये कट गया तो ये 0.04 आ गया। अब फोर्सेस देखिए, ये mg नीचे लगेगा, ये टेंशन ऊपर लगेगा तो ये नीचे जा रहा है। तो mg माइनस टी बराबर ma हो गया। टेंशन इसको रोटेट करा रहा है तो t इंटू रेडियस बराबर I इंटू एल्फा, तो टेंशन की जगह रख देंगे I अल्फा बाई r। तो mg माइनस I अल्फा बाई r और बराबर ma और a की जगह r अल्फा रख देंगे, क्योंकि नो स्लिपिंग कंडीशन हमेशा रहती है। अब हमें सारी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। तो m है 2 kg इंटू 10 किया, I निकला है 0.04, अल्फा हमें निकालना है, R की वैल्यू है 0.2 बराबर m यानी 2, R यानी 0.2 और अल्फा निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसको हल करते हैं। तो 20 माइनस 0.04 अपॉन 0.2, तो ये 20 आ जाएगा। तो काट दीजिए, 2/10 0.2 अल्फा और बराबर 0.4 अल्फा। तो मेरे पास अल्फा बराबर आ जाएगा 20/0.6 यानी 200/6, 2 से काट देंगे तो 100/3, तो 100/3 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। 37 देखते हैं। एक शीशे का गोला है और विस्कस लिक्विड दिया है, फिर मास बदल दिया, तो विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा अपॉन विस्कोसिटी इंटू आर स्क्वायर इंटू जी। तो V प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और किसी भी गोले के लिए 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो बराबर m होता है, यानी r प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/3 होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2/3 आ जाएगा। तो V1 अपॉन V2 यानी V0 अपॉन 9V नॉट बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की पावर 2/3। तो m/m की वैल्यू आ गई 1/9 की पावर 3/2। तो कैपिटल m/m की वैल्यू आ गई 9 की पावर, ये दोनों को पलट दिया है तो 9 की पावर 3/2। तो स्क्वायर रूट लिया तो 3 और 3 का क्यूब हुआ 27,
तो आंसर आ जाएगा 27। 37 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसका आंसर 3rd हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और यहां पर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है, तो हम mc dt इंटीग्रेशन 0 से t करेंगे, तो ये 10 ग्राम है और ये 0.3 का t स्क्वायर है, ये dt है, और 0 से 10 इंटीग्रेट किया है। अब यहाँ से 10 बाहर ले लीजिए, 0.3 बाहर ले लीजिए, t³/3 आ जाएगा, और वैल्यू इसकी 0 से 10 जाएगी, तो हमारे पास 10 आ गया, इंटू 0.1 आ गया, इंटू 1000 आ गया, यानी ये 1 किलो कैलोरी हो गई आंसर, 1 किलो कैलोरी। 4th वाला आंसर है इसका। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, इस पे हम चाहें तो बड़ा लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बताऊं कि अगर ये डायमीटर है और इसके अंदर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी बॉल को छोड़ दिया जाता है 2π√r/g, कहीं से छोड़ दीजिए, तो एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता है। तो ये h चाहे बहुत छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आप डेप्थ h से छोड़ेंगे सरफेस से, तो ये पूरी यहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड यही रहेगा। तो 3rd वाला आंसर रहा। अच्छा क्वेश्चन तब होता जब यहाँ ऊपर से फेंकते, जहाँ पे फोर्स बदलता, तब कुछ करने की गुंजाइश थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एरिया निकालना है। ये मेरे पास पॉजिटिव एरिया है और हरा वाला निगेटिव एरिया है। अब इन दोनों एरिया को कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता दूं, इस पॉइंट को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे निकालेंगे कि ये देखो दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर ये 5 है तो ये 10 है, तो ये भी इसकी आधी होगी, और ये पूरी 1 है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4/3, 1 + 1/3, और ये पॉइंट निकल आया। तो पॉजिटिव एरिया इस ट्रिपीजियम का एरिया हो जाएगा कितना, ये ऊपर वाली लेंथ 1 प्लस नीचे वाली लेंथ 4/3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 5, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स बाई 2 इंटू इनके बीच के डिस्टेंस 5। ये बेटा पॉजिटिव एरिया है। और इसके बाद ये निगेटिव एरिया सीधे ले लो। ये वाली लेंथ कितनी है, 1 2 3, और इसमें से ये 1/4/3 माइनस हो गया, तो -½ बेस। ये वाली लंबाई 1 से यहां तक कितनी है, 3, और ये 1/3 है, तो माइनस कर दिया, तो 4 - 1/3 इंटू हाइट 10। तो ये तो टोटल वेलोसिटी गेन हुआ, और प्लस इनिशियल वेलोसिटी भी थी 5। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आंसर इसका फर्स्ट वाला आ जाएगा -2.5। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, खाली अर्थमेटिक है। इतना तो भाई अब फ्यूचर डॉक्टर्स कर ही सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। एक तरीका ये है कि इस कंडीशन में ये तीनों एक साथ चलें। तो इस कंडीशन में अगर तीनों को एक साथ लें, तो नेट एक्सेलेरेशन, इसको एक सिस्टम माने, तो इधर लग रहा है फोर्स 10, इधर 30, तो 30 - 10/10, तो एक्सेलरेशन मेरे पास 2 आएगा। अगर ये 2 से चल रहा है तो इसको चलने लायक खाली ये फ्रिक्शन फोर्स दे सकता है, और यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.1 × 5 × 10।
और ये इसके लिए कितना आ रहा है बेटा, ये 5 न्यूटन का आ रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन। लेकिन इसको फोर्स चाहिए कितना इस डायरेक्शन में 2 से जाने के लिए, 5 × 2 यानी 10 चाहिए। तो उतना तो ये दे नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे और ये उस पर फिसलेगा। हेलो, बस 10 मिनट है। अब ये दोनों साथ से, तो इन दोनों के लिए देखते हैं कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा, निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी ओर देखेंगे तो अगर हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। एक इधर वाला फोर्स F जो तुम्हें लगाना है, एक इधर वाला फोर्स 10, और साथ में बस 2 ही फोर्स लगेंगे। तो हम लिखेंगे F - 10 बराबर 2 × A। इसके लिए भी लगा लो 30 - F। यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन भी लगेगा तो -5 और बराबर 3 × A। अब दोनों से A को इल्यूमिनेट कर दो, F को निकाल लो, और जब F को निकालोगे तो ये 16 न्यूटन का आ जाएगा। तो ये सोचिएगा इसको ठीक से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में आइए। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी u एंगल थीटा जस्ट क्रॉसेज ए टावर हार्जेंटली। तो ये ऐसे हार्जेंटली चल रहा है, ये ऐसे हार्जेंटली पार कर रहा है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट है। टावर इज 100 मीटर हाई और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 200 मीटर की दूरी पर है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है 4h/r। तो h तो 100 है, तो इसकी 4 टाइम्स ले लिया, और ये रेडियस की आधी है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। तो ये भी 200 × 2 400 1 आ गया। तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। सेकेंड आंसर। यहां पर वेलोसिटी निकालनी है। तो स्टार्स रेस्ट से है, तो यहां की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी 12 mv² बराबर एरिया कर लीजिए। तो हाफ मास है 0.1 kg का, वेलोसिटी का स्क्वायर, और एरिया निकाल लो। 8 में से 4 गया 4 + 12/2 और इंटू हाइट हो गई इनकी 10। तो ये 0.1 है, तो हाफ से हाफ आप काट दीजिए। 0.1 v² बराबर 16 160 हो गया। तो v² बराबर 1600 हो गया। तो v बराबर 40 आ गया। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका 44 का 40 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट क्वेश्चन आज का। एक अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है। 16 पर पहले ये 2 बीट करता है और 51 पे फिर 2 बीट करता है। तो इसका मतलब है कि 2 प्लस जो 51 वाली है वो n+5 n+2 होगी, नीचे n-2 होगी, बराबर √ 273 + 51 बटे 273 - 16 जोड़ो 3 1 4 7 5 12 324 6 3 9 7 1 8 289, और ये आ गया n+2 / n-2। तो n+2 / n-2
ये बहुत ही अच्छा आ गया। ये 18 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट भी बढ़िया आ गया। तो 17n प्लस 34 बराबर 18n माइनस 36। तो n बराबर 34 और 36 70 आ गया। तो आंसर इसका 70 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आज का पेपर था और क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे। थैंक यू।